तो हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि आप किस तरह से पावर बीआई के अंदर कैलकुलेट फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। अब कैलकुलेट फंक्शन पावर बीआई के अंदर यूज होने वाला सबसे ज्यादा पावरफुल फंक्शन माना जाता है, क्योंकि ये दूसरे फंक्शंस को अलाउ करता है कि वो लोग सही से काम कर सके। आपके टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस हो जाए, आपके फिल्टर फंक्शंस हो जाए, आपके ऑल फंक्शंस हो जाए, आपके सिलेक्टेड फंक्शंस हो जाए, इन सबको सही से काम करने के लिए आपको कैलकुलेट का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसलिए कैलकुलेट को आज हम लोग काफी डीप में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरीके से काम कर रहा होता है। और इसलिए आज मैं आपको काफी सारे एग्जांपल्स दूंगा, काफी रियल वर्ल्ड इसकी एप्लीकेशंस भी सिखाने की कोशिश करूंगा। तो पॉसिबली ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, तो मैं नीचे टाइम स्टैम्प्स दे दूंगा। जब भी मैं कोई चीज अलग अलग चीजें सिखाना स्टार्ट करूंगा तो मैं टाइम स्टैम्प्स दे दूंगा। आप लोग चाहो तो आप लोग जंप मार सकते हो, मगर मैं आपको यही प्रेफर करूंगा कि आप पूरी वीडियो देखो ताकि आप लोग सीख सकोगे कैलकुलेट को किस तरह से अलग अलग फंक्शंस में अलग अलग टेक्निक से यूज किया जा सकता है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ जिस डेटा सेट को हम लोग आज यूज करने वाले हैं वो हमारे पास एक ग्लोबल सुपर स्टोर का डेटा सेट है। इसमें हमारे पास सिर्फ दो ही टेबल्स मौजूद है जिनका मैंने रिलेशनशिप बना दिया है। एक सेल्स का टेबल है और एक कैलेंडर टेबल है। मैंने कैलेंडर टेबल को कनेक्ट कर दिया है ऑर्डर डेट के साथ जो कि सेल्स में मौजूद थी, तो मैंने इन दोनों को कनेक्ट करके इनका रिलेशनशिप तो बिल्ड कर दिया है। अब यहाँ हमारे पास कुछ वैल्यूज मौजूद है। हमारे पास कंट्री का डेटा सेट, मार्केट का डेटा मौजूद है और उनका सेल्स वगैरह, उनका क्वांटिटी कितनी बिकी है, कौन से सेल पर्सन से, इन सारी ये सारी चीजें इन्फॉर्मेशन मेरे पास मौजूद है। और कौन से ईयर में सेल्स हो रही ये भी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। तो हम लोग अपने फ्रंट एंड पे आते हैं और अब हम लोग है ना, अच्छा ये सारी बातें करने का आपको कोई एग्जांपल दिखाने से पहले हम लोग पहले ये समझते हैं कि कैलकुलेट फंक्शन करता क्या है एक्चुअली। तो मैं आपको ये समझाने से पहले कुछ दिखाना चाहता हूँ, एक विजुअल बना के दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद ही मैं आपको ब्रेक डाउन ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाऊंगा कैलकुलेट फंक्शन पर, उसका यूज केस समझा पाऊंगा। सो मैं एक मैट्रिक्स लगा लेता हूँ यहाँ पे। और इस मैट्रिक्स के अंदर लेट से मैं देखना चाह रहा हूँ कि मेरी लेट से हर मार्केट में, मेरी हर मार्केट में क्या रेवेन्यू मैंने अचीव किया है। ये मैंने यहाँ पे रेवेन्यू का एक मेजर पहले से बनाया हुआ था, ये सिंपली बस सम किया हुआ है मैंने सेल्स को। तो मैं इसे यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। यहाँ मेरे पास नंबर्स आ चुके हैं कि मैंने हर मार्केट में किस तरह से परफॉर्म किया है। अफ्रीकन मार्केट में मैंने 7 lakhs की सेल्स की है एंड सो ऑन। अब लेट से हमारे पास एक रिक्वायरमेंट आती है कि हमें एशियन पैसिफिक, जो हमारी मार्केट है ना, एशियन पैसिफिक एपेक के नाम से जो इस वक्त आपको शो हो रही है, लेट से हमारे पास रिक्वायरमेंट आती है कि हमें एशियन पैसिफिक की सेल्स देखनी है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। कि हर मंथ में जितना भी हमारे पास डेटा सेट मौजूद है उसमें हर मंथ में एशियन पैसिफिक की सेल्स किस तरीके से ट्रेंड कर रही थी। ओके, सो द रिक्वायरमेंट इज कि हमें सिर्फ एशियन पैसिफिक की सेल्स देखनी है, ना कि अफ्रीका, ना कनाडा, ना यूरोप, इन किसी की नहीं देखनी, जस्ट एशियन पैसिफिक की। ओके, सो अब पहले हम लोग बिना कोई दूसरा फंक्शन ऐड किए काम करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट्स आते हैं। रिक्वायरमेंट हमारे पास थी कि हमें स्टार्ट ऑफ मंथ के हिसाब से चीजें देखनी है, राइट। मैं एक काम करता हूँ, मैं स्टार्ट ऑफ मंथ लेता हूँ और मैं स्टार्ट ऑफ मंथ को यहाँ पे रॉस में ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे रॉस में ऐड करने के बाद मेरे यहाँ से मार्केट गायब हो चुकी है, मैं मार्केट को एक काम करता हूँ कॉलम्स में ले आता हूँ। यहाँ मुझे रिजल्ट्स मिल चुके हैं। यहाँ मेरे पास एपेक की मेरी सेल्स आ चुकी है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। बट यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि काफी अच्छा मंजर नहीं है। हमारे पास सेकेंड रिक्वायरमेंट जो आई है वो ये आई है कि हमें इसे शिफ्ट करना है एक लाइन चार्ट के अंदर, क्योंकि ऑब्वियसली जब कोई भी हम लोग टाइम सीरीज के ऊपर जो हम लोग डेटा सेट देख रहे होते हैं तो उसमें हम लोग नॉर्मली लाइन चार्ट्स ऐड करते हैं ताकि हमें पता चले कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम किस तरीके से परफॉर्मेंस रही है किसी एक कंट्री या किसी एक स्पेसिफिक चीज की। हम लोग इसे शिफ्ट कर देते हैं, हम लोग मैट्रिक्स से हट के एक लाइन चार्ट के ऊपर चले जाते हैं। अब जैसे ही मैंने लाइन चार्ट ऐड किया तो इसने यहाँ पे मुझे मार्केट की इन्फॉर्मेशन गायब कर दी है। यहाँ पे इसने मार्केट को ले लिया है, मुझे मार्केट को नहीं, मुझे यहाँ पे एक्स एक्सिस में मंथ्स को दिखाना था। मैं एक काम करता हूँ कि लेजेंड्स के अंदर मैं अपनी मार्केट्स को ऐड कर देता हूँ। और जैसे ही मैंने ये काम कर दिया तो आप देख सकते हो कि एक बहुत ही खतरनाक किस्म का मेरे पास चार्ट आ चुका है जिससे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मगर हम लोग जरा समझने की कोशिश करते हैं कि ये हमें क्या दिखाना चाह रहा है। एपेक की जो लाइन है वो ये ब्लू वाली लाइन है। ये हम लोग देख सकते हैं कि एपेक ने किस तरीके से परफॉर्म किया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम।
नाउ ऑब्वियसली इट डजंट मेक मच सेंस, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अफ्रीका, कनाडा, यूरोप, इन सब का डेटा मौजूद है जो कि कंपनी को देखना नहीं था। कंपनी को सिर्फ और सिर्फ एपेक के डेटा से मतलब था। मगर यहाँ पे हमने सारी चीजें भर के रख दी है, और हम लोग किसी भी तरह से इन सबको अलग भी नहीं कर सकते, हमें सारी की सारी वैल्यूज एक साथ ही शो होगी। ओके, सो यहाँ पे आके हम लोग जरा फंस चुके हैं। हमारे पास रिक्वायरमेंट है एपेक का रिजल्ट देखने की, और हम लोग यहाँ पे सारे रिजल्ट दिखा रहे हैं। सो जब भी हमें, मैं इसे वापस एक है ना मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देता हूँ, और मैं यहाँ से फिल वक्त के लिए स्टार्ट ऑफ मंथ हटा देता हूँ और वापस लॉस में मार्केट को ही ले आता हूँ। सो जब भी हमारे पास कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आती है कि हमें किसी एक स्पेसिफिक चीज को टारगेट करना होता है, तो उस केस में हम लोग यूज करते हैं कैलकुलेट फंक्शन का। ये इसकी पहली फंक्शनैलिटी है। कैलकुलेट और भी बहुत सारे काम करता है, बट द फर्स्ट फंक्शनैलिटी जो कैलकुलेट फंक्शन करता है वो ये करता है कि आपको अलाउ करता है किसी एक स्पेसिफिक चीज को टारगेट करने में। ओके, सो इस वक्त हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ एपेक पे नजर रखना चाह रहे हैं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ एपेक का रेवेन्यू शो हो, उसके अलावा मुझे अफ्रीका, कनाडा, इन सब के रेवेन्यू से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ एपेक का रेवेन्यू चेक करना है। अब ये काम करने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो 3.5 मिलियन की जो वैल्यू है एपेक की, ये आई कैसे है। ठीक है, अब इस चीज को समझने के लिए हम लोग एक काम करते हैं कि पहले हम लोग यहाँ से मार्केट को रिमूव कर देते हैं, और अब देखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप ये वैल्यू तक पावर बीआई पहुंचा कैसे। सो अगर अभी आप लोग देखोगे तो रेवेन्यू की हमें वैल्यू दिख रही है कि 12 मिलियन का रेवेन्यू है। अब ये 12 मिलियन कहाँ से आया, ये 12 मिलियन सिंपली हमारे पास जो हमने रेवेन्यू का मेजर बनाया हुआ था, जिसमें हमने कहा था कि जो टोटल सेल्स है हमारी उसे सम कर दो, तो यहाँ पे पावर बीआई पीछे गया होगा, और यहाँ पे इसने जो हमारा सेल्स का कॉलम है, इस सेल्स पे सम अप्लाई किया होगा, और सम का जो रिजल्ट आया वो इसने यहाँ पे हमें आके लाके शो कर दिया। अब जैसे ही हमने इस रेवेन्यू के सामने एक कॉन्टेक्स्ट ऐड किया, कॉन्टेक्स्ट मतलब कोई हमने फील्ड्स ऐड की, तो हम लोग लेट्स से अभी ऐड करते हैं मार्केट की फील्ड को, तो मार्केट की फील्ड को मैंने यहाँ पे रॉस पे लाके रख दिया। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो सारी वैल्यूज थी वो ब्रेक हो चुकी है। 12 मिलियन से ब्रेक हो गई, ये हमें शॉर्ट वैल्यूज दिखा रहे हैं, एपेक की 3 मिलियन, और ना यूरोपियन यूनियन की 2.8 मिलियन, एंड लैथम की 2.1 मिलियन, एंड सो ऑन। अब ये वैल्यूज तक पावर बीआई पहुंचा कैसे, तो देखो पावर बीआई इस वैल्यूज तक पहुंचा है फिल्टर कॉन्टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हुए। अब भाई फिल्टर कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, ये तो एक नई वैल्यू से नई चीज आ गई। तो देखो पावर बीआई इन वैल्यूज को एग्जामिन किस तरीके से कर रहा है। पावर बीआई के साथ हमने जो यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट ऐड किया है ना, पावर बीआई इस कॉन्टेक्स्ट को देख रहा है, और इसके बेस पे, इस कॉन्टेक्स्ट के बेस पे इस वैल्यू को वापस रिकैलकुलेट कर रहा है। हमने जो सम लगाया हुआ था ना, सम का जो फॉर्मूला लगाया हुआ था उसे रिकैलकुलेट कर रहा है। तो यहाँ पे इसने कॉन्टेक्स्ट देखा, पहले इसके पास कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं था, तो ये मुझे टोटल आंसर ला के दे रहा था। अब इसके पास एक कॉन्टेक्स्ट है, इसने सामने अपने कॉन्टेक्स्ट देखा अफ्रीका, तो पावर बीआई ने क्या किया, वो बैकएंड पे गया, हमारे डेटा सेट में गया, और यहाँ पे इसने मार्केट को ढूंढा, मार्केट इसको मिल गई। मार्केट में इसने सबसे पहले फिल्टर लगाया अफ्रीका का, अफ्रीका का फिल्टर लगाया, बाकियों को अनचेक किया और ओके प्रेस कर दिया। अब मेरे पास जो रिजल्ट शो रहे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ अफ्रीका का डेटा मौजूद है, मतलब जो अफ्रीका की मार्केट के अंदर जो सेल्स वगैरह हुई है ना, सिर्फ वही डेटा इस वक्त ये मुझे शो कर रहा है। अब ये अपने सेल्स कॉलम में गया, यहाँ पे डेटा सेट के अंदर, और यहाँ इसने सम का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया जो हमने स्पेसिफाई किया था रेवेन्यू के लिए। रेवेन्यू में हमने स्पेसिफाई क्या किया था कि हमें सम करना है सेल्स को, तो अब इसने सम किया है सेल्स को बाय दी अफ्रीका फिल्टर। पहले उसने पीछे आके फिल्टर लगाया अफ्रीका का, और उसने पहले वापस सम का फंक्शन लगाया, और इसने हमें सम लाके दे दिया। फिर उसने दूसरा कॉन्टेक्स्ट देखा जो था एपेक का, वो वापस पीछे गया भाई, उसने वापस यहाँ पे आया मार्केट में, वापस इसने मार्केट में अफ्रीका को अनचेक किया, एपेक पे पिक किया और ओके प्रेस कर दिया, और इसने वापस आके सेल्स पे सम का फॉर्मूला लगा दिया, और यहाँ पे हमें सम ला के दे दिया एपेक का। अब इसने यही काम इन सबके साथ किया, और ये सारा काम मिली सेकेंड्स के अंदर होता है कि आपकी आंखें नहीं पकड़ पाती, मगर पावर बीआई फटाफट पीछे से जाके सारे काम करके आपको रिजल्ट ला के दे रहा होता है। ठीक है, सो इसे हम कहते हैं फिल्टर कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे ये फिल्टर कॉन्टेक्स्ट ऑटोमेटिकली अप्लाई होता जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने कॉन्टेक्स्ट ऐड कर दिया ना। अब जो भी हम लोग यहाँ पे वैल्यूज डालेंगे ना, वो ऑटोमेटिकली इस कॉन्टेक्स्ट के बेस पे क्या हो जाएगी, ब्रेक होने लगेगी। अब हमें ये करना है कि हमें पावर बीआई को समझाना है किसी तरीके से कि भाई आप ये ब्रेकिंग नहीं करो, बल्कि आप है ना एक काम करो, मुझे टोटल रेवेन्यू दो ही नहीं, आप मुझे सिर्फ और सिर्फ एपेक का रेवेन्यू लाके यहाँ पे दिखाते रहो, मुझे बाकियों के रेवेन्यू से कोई मतलब है नहीं। तो हमें पावर बीआई को एक सिंगल
कॉन्टेक्स्ट के ऊपर क्या करना है, अटका देना है कि भाई आपको सिर्फ इसी कॉन्टेक्स्ट को देखना है, बाकी सारे कॉन्टेक्स्ट को दफा करो, सिर्फ एपेक नाम की जो मार्केट है ना, सिर्फ उस कॉन्टेक्स्ट को देखो और उसके बेस पे हमें रेवेन्यू लाके दो। सो इसे हम कहते हैं मॉडिफाई करना फिल्टर कॉन्टेक्स्ट को, और कैलकुलेट फंक्शन यही काम करता है। कैलकुलेट फंक्शन आपको हेल्प करता है किसी एक गिवन फिल्टर कॉन्टेक्स्ट को मॉडिफाई करने के लिए। देखो पावर बीआई की पूरी जो गेम है ना, वो है ना फिल्टर कॉन्टेक्स्ट के ऊपर चल रही है। पावर बीआई सबसे पावरफुल जो सॉफ्टवेयर बना हुआ है वो फिल्टर कॉन्टेक्स्ट के बेस पे बना हुआ है। सो इसी फिल्टर कॉन्टेक्स्ट को मॉडिफाई करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कैलकुलेट फंक्शन का। और कैलकुलेट फंक्शन आपको अपनी रियल वर्ल्ड की जितनी भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहोगे पावर बीआई के अंदर, आपको फिल्टर कॉन्टेक्स्ट को मॉडिफाई करने की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब है आपको कैलकुलेट की जरूरत पड़ेगी। सो कैलकुलेट हर जगह यूज होगा आपके पास। अब मैं आपको यूज केस दिखाता हूँ कि इसको यूज करना कैसे है। ठीक है, हमारा जो पहले से जो एक फिल्टर कॉन्टेक्स्ट लगा हुआ है, इसे हमें किस तरीके से मॉडिफाई करना है। सो यहाँ पे हम लोग इसे हटाते हैं, अपने मेजर्स में जाते हैं और हम लोग एक नया मेजर ऐड करते हैं। इसका मैं नाम देता हूँ एपेक रेवेन्यू, क्योंकि सिर्फ हमें एपेक का रेवेन्यू देखना है, बाकी के रेवेन्यूज नहीं देखना है। सो मैं इसका नाम मैं यहाँ पे यूज करूंगा कैलकुलेट फंक्शन। ओके, तो अब सबसे पहले हमें अपने फिल्टर कॉन्टेक्स्ट को मॉडिफाई करना है, ये चीज तो हमें समझ में आ चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें दो चीजें दे रहा है, एक दे रहा है एक्सप्रेशन और एक दे रहा है फिल्टर। सो यहाँ पे इसके सिंटेक्स में दो चीजें मौजूद है, एक एक्सप्रेशन और एक है फिल्टर, कि आपको क्या फिल्टर वगैरह लगाना है। एक्सप्रेशन में आपको वो मेजर देना है जिसे आपको मॉडिफाई करवाना है, जिसे आपको किसी अलग वे में देखना है। सो इस वक्त मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैं इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एपेक का रेवेन्यू देखना चाह रहा हूँ। रेवेन्यू, ना के प्रॉफिट, ना सेल्स, ना क्वांटिटी सोल्ड, ना ट्रांजैक्शंस, कोई भी ऐसी चीज नहीं देखना चाह रहा। मैं सिर्फ रेवेन्यू देखना चाह रहा हूँ किसी अलग वे में। सो मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू को किसी अलग वे में देखना है। मुझे रेवेन्यू का टोटल 12 मिलियन नहीं चाहिए, मुझे रेवेन्यू का जो टोटल है वो मुझे एपेक वाली फीकर के बराबर चाहिए। राइट, तो मुझे यहाँ पे किस मेजर को मॉडिफाई करना है, मुझे रेवेन्यू के मेजर को मॉडिफाई करना है, तो मैं यहाँ पे रेवेन्यू का मेजर दे दूंगा। ओके, आप यहाँ पे एक बना बनाया मेजर दे सकते हो, या फिर आप है ना यहाँ पे जो सम वाला जो काम हमने किया था ना, सम ऑफ सेल्स, वो भी आप यहाँ पे दे सकते हो अपने हिसाब से। मतलब आप यहाँ पे फंक्शन लगा सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप मेजर बनाओ, आप यहाँ पे डायरेक्टली फंक्शन भी अप्लाई कर सकते हो। बट हमारे पास यहाँ पे सम ऑफ सेल्स का एक फंक्शन पहले से बना हुआ है, एक बना हुआ है हमारे पास मेजर, तो हम लोग उसी को यूज करेंगे। अब फिल्टर एक्सप्रेशन में आपको समझाना है पावर बीआई को कि कैलकुलेट के अंदर आप क्या फिल्टर कॉन्टेक्स्ट को आप मॉडिफाई करवाना चाह रहे हो, आपको ये अब समझाना है। तो आपका कहना क्या है कि आपको जो मार्केट है ना, उसके अंदर जो एपेक है ना, सिर्फ उसी के आपको रिजल्ट्स देखने हैं, बाकी का आपको रेवेन्यू देखने का शौक नहीं है, आपको सिर्फ एपेक का देखना है। सब में कैसे समझाऊंगा इसको, सिंपल, सबसे पहले मुझे कॉलम का नाम देना है। तो मेरा कॉलम का नाम क्या था, मार्केट। सो मार्केट, तो ये मेरा आ गया, मैंने टैब प्रेस कर दिया तो ये ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो गया। मार्केट शुड बी इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमास में एपेक, जो भी नाम है ना इसका, एपेक नाम था तो मैंने एपेक लिख दिया। अगर आप EMEA को फोकस करना चाह रहे हो तो आप वो लिख दोगे, आप यूरोप को फोकस करना चाह रहे हो तो आप वो लिख दोगे, यूएस को फोकस करना चाह रहे हो वो लिख दोगे। बट मेक श्योर कि वो उस कॉलम में वो वैल्यू एग्जिस्ट करती हो, कि मार्केट के अंदर एपेक नाम की एक वैल्यू एग्जिस्ट करती हो, वही देना है। यहाँ पे आपको कंट्री या स्टेट ये सब सिलेक्ट नहीं करना है, मार्केट ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि मार्केट के अंदर एपेक मौजूद है। मैंने स्टूडेंट्स को देखा है कि वो लोग स्टेट के अंदर एपेक लिख के बोल देते हैं सर आंसर्स नहीं आ रहे, आंसर्स नहीं आ रहे। भाई आपने जिस कॉलम का नाम दिया उस कॉलम के अंदर वो वैल्यू एग्जिस्ट भी तो करनी चाहिए ना, तब जाके काम करेगा, वरना ये काम नहीं कर पाएगा। ओके, सो मैंने कह दिया है कि भाई मुझे रेवेन्यू देखना है। ओके, किसका, जहाँ पे मेरी जो मार्केट है, जो फैक्ट का मार्केट का जो कॉलम है वो इक्वल्स हो किसके, एपेक के। ब्रैकेट क्लोज, एंटर। मैं इसे फॉर्मेट कर देता हूँ 0 डेसिमल्स में, और मैं यहाँ पे से ऐड कर देता हूँ। और अब देखो मेरे पास जो सारे आंसर्स है वो एग्जैक्टली एपिक के रिजल्ट्स के बराबर आ रहे हैं। अब भाई ऐसा क्यों हो रहा है, तो देखो मैंने अभी आपको फिल्टर कॉन्टेक्स्ट समझाया ना, तो अब देखो आप फिल्टर कॉन्टेक्स्ट इस वाले मेजर पे किस तरीके से अप्लाई हो रहा होगा। इसने ये वाला सॉल्व होना शुरू हुआ, इसने यहाँ पे अपना कॉन्टेक्स्ट देखा अफ्रीका, पावर बीआई बैकएंड पे जा रहा होगा अफ्रीका पे फिल्टर लगाने के लिए, यहाँ तक पहुंचा, मार्केट पे आया, मार्केट पे आके वो फिल्टर लगाने ही वाला था अफ्रीका का, के बीच में कैलकुलेट फंक्शन आदम का। उसने कहा नहीं 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 भाई, हमें ऊपर से ऑर्डर आया हुआ है कि हमें सिर्फ और सिर्फ एपेक को देखना है।
हमें अफ्रीका को नहीं देखना, हमें एपेक को देखना है। सो पावर बीआई ने क्या किया, अफ्रीका के फिल्टर को हटा दिया और एपेक के फिल्टर को सिलेक्ट कर लिया। दिस इज व्हाट वी कॉल द मॉडिफाइंग द फिल्टर कॉन्टेक्स्ट। जो हमारा अफ्रीका का जो फिल्टर था, जो फिल्टर कॉन्टेक्स्ट जो अप्लाई होना था, वो नहीं हुआ, क्योंकि हमने कैलकुलेट के थ्रू बता दिया कि हमें सिर्फ एपेक को देखना है। सो ओके हुआ, एपेक के रिजल्ट्स आ गए और इसने मुझे यहाँ पे 3.5 मिलियन आंसर ला के दे दिया। फिर सेकंड पे भी एपेक का ही लगा, ऑब्वियसली वो तो एपेक एपेक पे ही लगेगा। फिर कनाडा का पीछे पावर बीआई देखने गया, यहाँ पे कनाडा का टैग हुआ और ओके होने वाला था कि वापस कैलकुलेट फंक्शन आ गया, और उसने कहा नहीं नहीं, हमें ऊपर से ऑर्डर्स आए हुए कि आपको सिर्फ और सिर्फ एपेक को देखना है, कनाडा को नहीं देखना। ओके, और यहाँ पे फिर वापस हमें एपेक के रिजल्ट दिखने पड़ रहे, हर जगह एपेक के रिजल्ट दिख रहे। जबकि आप देख सकते हो कि असल रिजल्ट 66,000 आना था, मगर अभी सिर्फ एपेक का रिजल्ट ही हमें बार बार शो हो रहा है। ओके, अब नॉर्मली आप लोग जिस कैलकुलेट में आपने जिसको इसको टारगेट किया हुआ, लेट्स से मैंने एपेक को टारगेट कर दिया, तो आप एपेक इसी मार्केट के कॉन्टेक्स्ट को यहाँ पे नहीं लगाओगे। जैसे मैंने यहाँ पे अभी मार्केट का एक कॉन्टेक्स्ट को टारगेट किया है ना, मार्केट के अंदर एपेक मौजूद था और मैंने अभी एपेक को टारगेट किया है, राइट। सो मैं मार्केट के कॉन्टेक्स्ट से कभी नहीं देखूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली फिर आंसर यहाँ पे सिमिलर आ रहे, तो इसका कोई मतलब नहीं बन रहा ना। अब मैं इससे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ से रेवेन्यू को हटा देता हूँ। ओके, और यहाँ से अब मैं मार्केट को भी हटा देता हूँ, और यहाँ पे अब मैं ले आता हूँ स्टार्ट ऑफ मंथ, और मैं अब इसे लाइन चार्ट में कन्वर्ट भी कर देता हूँ। तो अब आप देख सकते हो कि ये मेरा लाइन चार्ट आ चुका है, जिसमें ये अब मुझे वैल्यू शो कर रहा है किसकी, मेरे एपेक के रेवेन्यू की ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जो कि मेरी रिक्वायरमेंट थी कि मुझे सिर्फ और सिर्फ एपेक के रिजल्ट्स देखने हैं और बाकियों के रिजल्ट्स नहीं देखने हैं। मैं आपको प्रूफ कर देता हूँ कि ये रिजल्ट सही है। मैं यहाँ पे एक और चार्ट ऐड कर लेता हूँ, लाइन चार्ट ही ऐड कर लेते हैं। इसमें भी स्टार्ट ऑफ द मंथ हम लोग एक्स एक्सिस में डालते हैं, और हम लोग रेवेन्यू को डाल देते हैं वाई एक्सिस में, और हम लोग लेजेंड्स में ऐड कर देते हैं किसे, हमारे मार्केट को लेजेंड्स में एंटर कर देते हैं। और आप देख सकते हो कि ये जो ब्लू वाली लाइन है ना, हमारी ब्लू वाली लाइन है, ये हमारी सेम लाइन है ऐसी। मैं बल्कि यहाँ पे काम करता हूँ, यहाँ पे मैं आके फिल्टर लगा देता हूँ मार्केट पे, जिसमें सिर्फ मुझे किसका डेटा दिखे, एपेक का। देखो सेम रिजल्ट्स आपको दिख रहे हैं। अब जब मैं ये करके दिखाता हूँ ना, बच्चों को प्रूफ करके दिखाता हूँ कि दोनों आंसर सेम है, तो बच्चे मुझे बोलते हैं सर फिर कैलकुलेट फंक्शन लगाने की जरूरत ही क्या थी, आप डायरेक्टली फिल्टर लगा दो, आप डायरेक्टली स्लाइसर लगा दो, आंसर तो सेम आ ही जाएगा ना। तो भाई मसला इसमें यह आता है कि आप कितनी जगहों पे फिल्टर लगाओगे। मतलब आपने यहाँ पे एपेक पे फिल्टर लगा दिया, राइट, सही, आपने यहाँ पे काम कर दिया और आपने कंपनी को हैंड ओवर कर दिया। अब हैंड ओवर करने के बाद कंपनी ने गलती से, किसी बंदे ने यहाँ पे मार्केट में एपेक की जगह अफ्रीका सिलेक्ट कर दिया, लेट से आपको तंग करने के लिए, या फिर कनाडा सिलेक्ट कर दिया, तो माना तो यही जाएगा ना कि आप ही ने गलती की है, राइट। क्योंकि वो लोग तो अपनी गलती मानेंगे नहीं कभी भी, वो लोग तो आप ही पे इल्जाम लगाएंगे भाई आप ही ने गलत दिया है और चीजें दी है। तो फिल्टर्स को है ना, का कोई भी जो भी ये रिजल्ट देख रहे हैं ना, वो फिल्टर्स को है ना अपने हिसाब से सिलेक्ट कर देता है। क्योंकि फिल्टर्स हम लोग लगा के इसलिए देते हैं कि भाई आप लोग अपने हिसाब से सिलेक्शन कर लो, स्लाइसर्स हम लोग दे देते हैं लगा के कि भाई आप लोग अपने हिसाब से सिलेक्शन कर सके कोई भी सामने वाला बंदा। इस वाले केस में हम लोग सामने वाले बंदे को ऑप्शन नहीं देना चाहते। लेट से ये वाली जो रिपोर्ट है ये सिर्फ एपेक कंट्री के मैनेजर्स के पास जा रही है, और हम लोग चाहते हैं कि वो लोग सारा डेटा जो देखे वो एपेक के ही बेस पे देखे कि एपेक ने क्या क्या किया, मतलब उनकी जो मार्केट है उनमें किस तरीके की परफॉर्मेंस रही है। हम उन्हें सिर्फ एपेक के ही रिजल्ट शो करवाना चाहते हैं, और हम लोग ये चाहते हैं कि वो लोग आगे पीछे कोई भी दूसरा चीजें देखे वो भी एपेक से ही रिलेटेड उनको दिखे, दूसरी मार्केट से रिलेटेड ना दिखे। सही है। सो हम उन्हें रिस्ट्रेन करना चाहते हैं, हम उन्हें रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, सॉरी, कि वो सिर्फ एपेक के रिजल्ट दिखे, उन्हें बाकी के रिजल्ट ना दिखे, और वो किसी तरीके से मॉडिफाई भी ना कर सके चीजों को। सो इस केस में कैलकुलेट फंक्शन एक बेहतर ऑप्शन है इंस्टेड ऑफ फिल्टर्स लगाना जो आप लोग लगाते हो। और स्लाइसर्स का भी मसला ये भी आ जाता है कि आप एक पेज पे 5-10 लेट से आपने चार्ट्स बना दी, और आपने सबके लिए क्या कि एक स्लाइसर लगाने बैठोगे, हर एक के लिए अलग अलग फिल्टर्स लगाओगे, तो चीजें ऑटोमेटिकली हद से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो इसलिए कैलकुलेट फंक्शन इज द बेस्ट ऑप्शन, इसके अलावा और कोई बेस्ट ऑप्शन मौजूद ही नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेट फंक्शन का इस्तेमाल करना है। और कैलकुलेट फंक्शन दूसरे भी फंक्शंस को, जैसा कि मैंने कहा, सहारा देता है, उसके दूसरे फंक्शंस कैलकुलेट के बिना चल नहीं सकते, इसलिए आपको कैलकुलेट फंक्शन तो लाजमी है कि आप सीखो ही सीखो। ओके, सो अब हम लोग जरा एक काम करते हैं, हम लोग इसकी जरा और इम्प्लीकेशंस देखते हैं कि हम लोग और किस तरह से इसको इस पे काम कर सकते थे। सो इसकी एक दूसरी एग्जांपल देखते हैं हम लोग।
सो ये एपिक का रेवेन्यू आ गया, इसे मैं हटा देता हूँ इस वक्त। अब लेट्स से कि हमारी, अगर मैं हम लोग डेटा सेट पर जाके चेक करें, तो हमारी जो सेल्स है, हमारी जो कंपनी, हमारे जो स्टोर्स है, जो हमारी कंपनी के जो स्टोर्स है, वो थ्रू आउट द ईयर, मतलब मंडे टू संडे हर दिन खुले हुए होते हैं थ्रू आउट द ईयर, मतलब 365 दिन हमारे ऑफिस, हमारे जो स्टोर्स है वो ओपन रहते हैं, राइट। अब ये बात सुन के जो हमारे स्टोर के जो एम्प्लॉयज है ना, वो बड़े बेचारे परेशान थे, तो उन्होंने ना जरा स्टोर में एक बात फैलाई कि जो सैटरडे संडे ना, जो वीकेंड्स है, उस पर इतना ज्यादा ट्रांजेक्शन्स नहीं होती हैं, एंड वी शुड, हम लोगों ना ट्रांजेक्शन्स नहीं होती ज्यादा, इसलिए हमें सैटरडे संडे को ऑफ रखना चाहिए। वीकेंड्स के दिनों में हमें अपने स्टोर्स को ऑफ रखना चाहिए, क्योंकि सैटरडे संडे ज्यादा ट्रांजैक्शंस नहीं होती। ये क्लेम आया है हमारे स्टोर्स की तरफ से मैनेजर्स को, और उनका कहना ये है कि आप लोग सैटरडे संडे वीकेंड्स पे हमें छुट्टी दे दिया करो, ऑफ रखा करो स्टोर्स को। और जो मैनेजर्स है वो आपके पास आए और वो ये जानना चाहते हैं कि हमारी कितनी ट्रांजैक्शंस वीकेंड्स में हुई है और कितनी ट्रांजैक्शंस वीक डेज में हुई है, इनका कंपैरिजन उन्हें चेक करना है। ओके। एंड अब इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, इसके लिए भी आप लोगों को एक तरह से कैलकुलेट फंक्शन का भी जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि इस वक्त वो लोग वीकेंड की ट्रांजैक्शंस अलग से देखना चाहते हैं। टोटल ट्रांजैक्शंस अलग और वीकेंड की ट्रांजैक्शंस अलग, वो लोग एक स्टैंडर्ड वीकेंड को टारगेट करना चाहते हैं। सो लेट्स गो एंड सी कि हम लोग इसको किस तरीके से अंजाम दे सकते हैं। सो सबसे पहले तो मैं अपने पास एक मैट्रिक्स ऐड कर लेता हूँ। इसमें हम लोग ऐड करते हैं, लेट्स से स्टार्ट ऑफ द मंथ ऐड कर देते हैं। हर मंथ हमारे पास यहाँ पे आ गए। ओके। अब हमें ये देखना है कि हमारी कितनी ट्रांजैक्शन हुई है हर महीने में। पहले पहले तो मुझे इसका एक मेजर बनाना पड़ेगा, सो मैं फटाफट से एक न्यू मेजर ऐड कर लेता हूँ। इसका मैं नाम देता हूँ टोटल ट्रांजैक्शंस इज इक्वल्स टू, एंड जस्ट काउंट, सिंपल काउंट है ये, किसका, हमारे किसी भी रॉ का हम लोग काउंट कर सकते हैं। लेट से मैं क्वांटिटी का ही काउंट कर लेता हूँ, या फिर सेल्स का, आप किसी का भी काउंट कर सकते हैं, क्योंकि काउंट का आंसर तो सेम ही आना है। और मैं इसे यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, इसे मैं न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर देता हूँ। सो हमारी जो टोटल ट्रांजेक्शन है हर महीने, वो कुछ इस तरीके से हो रही है। ठीक है। अब हमें ये देखना है कि इन टोटल ट्रांजेक्शन्स में से कितनी ऐसी ट्रांजेक्शन जो कि वीकेंड्स में हुई है। आई गेस बेहतर इसमें यही रहेगा कि हम लोग स्टार्ट ऑफ द मंथ की जगह स्टार्ट ऑफ द वीक देखें, ताकि हमें हर वीक के रिजल्ट दिखते रहे कि हर वीक में हमारी कितनी ट्रांजेक्शन हुई है। तो इसमें कंपैरेटिवली बेहतर पता चलेगा कि 7 दिनों में से 2 दिन जो वीक डेज की थी उसकी क्या परफॉर्मेंस थी, और वीकेंड्स की क्या परफॉर्मेंस थी, सॉरी वीकेंड जो 2 दिन थे उसकी क्या परफॉर्मेंस थी, और जो वीक डेज 5 थे उसकी क्या परफॉर्मेंस थी। सो ये वीक आ गया, इसकी ट्रांजेक्शन दिख चुकी है। अब हमें एक नया मेजर ऐड करना है जो कि सिर्फ और सिर्फ वीकेंड पे, वीकेंड को टारगेट करे, बाकियों को टारगेट ना करे। सो वीकेंड मेरे पास मौजूद है, मैं आपको दिखा देता हूँ वीकेंड मेरे पास कहाँ पे मौजूद है। मैंने वीकेंड पहले से निकाला हुआ है, ये मेरा वीकेंड मौजूद है। Wednesday is weekday, Friday, Thursday is weekday, Friday is weekday, and Saturday, Sunday is the weekends. Okay, so let's add a new measure. इसको हम लोग नाम देंगे weekend transactions is equals to calculate। अब यहाँ देखो, अब यहाँ पे मुझे किस मेजर को मॉडिफाई करना है, मुझे इस मेजर का यहाँ पे रेफरेंस देना है। क्या मुझे रेवेन्यू को मॉडिफाई करना है, रेवेन्यू के मेजर को? क्या मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि मेरा हर वीक में कितना रेवेन्यू आया है, उसमें से वीक डे में कितना रेवेन्यू आया और वीकेंड में कितना रेवेन्यू आया? क्या मैं ये देखना चाह रहा हूँ, या फिर मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि मेरी जो टोटल ट्रांजेक्शन हुई है उसमें से वीकेंड में कितनी हुई है और वीक डे में कितनी हुई है? मैं ये देखना चाह रहा हूँ, ट्रांजेक्शन देखना चाह रहा हूँ ना, राइट। सो मुझे यहाँ पे ट्रांजेक्शन का देना पड़ेगा एक्सप्रेशन। ये चीज आप लोग ध्यान में रखते हुए चलो, यहाँ पे बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, बहुत ज्यादा। ओके, और यहीं पे आके फंसते हैं हमेशा। अब मुझे क्या कहना है कि मुझे टोटल ट्रांजेक्शन देखनी है, मगर मुझे यहाँ पे टोटल पूरे वीक का नहीं देखना है, मुझे सिर्फ 2 दिन का देखना है। जो वीकेंड है ना, मुझे सिर्फ उसका देखना है। तो मुझे क्या बताना पड़ेगा कि मुझे सिर्फ वो वाली ट्रांजेक्शन्स देखनी है जिसके अंदर, जो मेरे कैलेंडर टेबल के अंदर जो वीकेंड का जो मेरा वो बना हुआ था ना कॉलम, वो किसके इक्वल हो, वो इक्वल हो वीकेंड के। ओके, ब्रैकेट क्लोज। सो जो जो मेरी डेज वीकेंड के इक्वल है, मुझे सिर्फ उसकी ट्रांजेक्शन्स देखनी है, बाकी जो रिमेनिंग 5 डेज है मुझे उनसे मतलब नहीं है। ओके, सो ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। और यहाँ पे अब हम लोग इस ट्रांजेक्शन्स को ऐड कर देते हैं। सो हियर वी हैव, यहाँ पे मेरे पास ट्रांजेक्शन्स आ चुकी है कि टोटल
50,000 में से 15,000 ऐसी ट्रांजेक्शन है जो कि मेरी वीकेंड्स पे हुई है, और बाकी रिमेनिंग जो 35,000 बची है वो मेरी कब हुई है, और वीक डेज में हुई है। जाहिर सी बात है, क्योंकि सॉरी इसमें वीकेंड इन, हाँ 35,000 हमारी वीक डेज में हुई है। तो यहाँ पे अगर मैं परसेंटेज निकाल लूंगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा कि कितनी वीकेंड पे कितना परसेंटेज कितना है, क्योंकि नंबर से तो इतना अच्छा कंपैरिजन नहीं पता चल रहा। सो मैं एक नया मेजर और ऐड कर लेता हूँ, और इसे मैं नाम देता हूँ सिंपल परसेंटेज ऑफ वीकेंड ट्रांजेक्शंस इज इक्वल टू सिंपल। इसमें हम लोग क्या करेंगे, वीकेंड ट्रांजेक्शन का जो नंबर आया है जो कि मेरा है 15,000, इसे मैं डिवाइड कर दूंगा किससे, टोटल ट्रांजेक्शन से, एंड एंटर। इसे मैं परसेंटेज में कन्वर्ट कर दूंगा, 2 डेसिमल पॉइंट लुक्स गुड, और यहाँ मेरी आप आ चुकी है परसेंटेज। सो लगभग 30% मेरी जो ट्रांजेक्शन हुई है वो वीकेंड्स के दिनों में ही हुई है। तो ऑब्वियसली वीकेंड्स के दिन को स्टोर्स को बंद रखना डजंट मेक एनी सेंस, और इससे हमें बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। लगभग 30% का हमारा रेवेन्यू जा सकता है अगर हमने वीकेंड के ऊपर अपनी ऑल स्टोर्स को बंद किया। जो हमारे एम्प्लॉयज कह रहे हैं ना, जो हमारे स्टोर्स के बंदे कह रहे हैं कि भाई वीकेंड पे ट्रांजेक्शंस नहीं होती है, वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। वो अपनी बचत करवाना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वीकेंड्स के ऊपर भरपूर ट्रांजेक्शन हो रही है। ओके, अब लेट्स से कि अब हम लोग ये पैटर्न देखना चाह रहे हैं कि क्या परसेंटेज रही है ओवर द मंथ्स ट्रांजेक्शंस की, वीकेंड्स की और उसकी। सो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ से टोटल ट्रांजेक्शंस को और वीकेंड ट्रांजेक्शंस को हटा देता हूँ, और यहाँ से मैं एक लाइन चार्ट ऐड कर देता हूँ। सो वीकली तो काफी सारी वैल्यूज दिख रही है मेरे पास, तो मैं इसको मंथ्स में कन्वर्ट कर देता हूँ, वो मुझे ज्यादा बेहतर ऑप्शन मिलेगा। ओके, सो ये मंथ्स में मेरे पास आ चुका है, जो लगभग 10, लगभग सबसे कम भी जो हमारी ट्रांजेक्शन गई वो 6% गई है। ओके, 6% एक बार ट्रांजेक्शन गई है जब वीकेंड से बिल्कुल सेल नहीं होती थी, मगर उसके बाद ऑब्वियसली इसने कोप अप कर लिया है, और अब हमारे पास, और ये पीरियड तो आई गेस कोविड का पीरियड था, तो उस वजह से हमारी सेल्स गिरती थी। बाकी तो ऐसा कोई मसला नहीं था, बाकी हमारी नॉर्मली काफी अच्छी ट्रांजेक्शन चलती है वीकेंड्स के दिनों में। सो अगेन एक अच्छे सवाल का हमें जवाब मिल गया है कि ना हमारे पास ट्रांजेक्शन्स का क्या सिनेरियो मौजूद था, कब किस दिनों में ज्यादा ट्रांजेक्शन्स होती है, किस दिनों में कम ट्रांजेक्शन्स होती है, सब हमें समझ में आ गया। अब हम लोग जरा यहाँ पे आते हैं अपने टेबल डेटा सेट के ऊपर, और हम लोग जरा इसकी और एक एग्जांपल देखने की कोशिश करते हैं, ताकि आप लोगों को और बेहतर क्लियर अंडरस्टैंडिंग होती रहे कि हमारा किस तरीके से ये काम कर रहा है। तो लेट्स से अब हम ड्यूरेशन के ऊपर देखते हैं कि हमें अब ये देखना है कि हमारे कितने ऐसे प्रोडक्ट्स है, कितनी ऐसी ट्रांजैक्शंस हुई है जो कि 3 दिन के ऊपर, 3 दिन से ऊपर गई है। लेट्स से हमारी कंपनी का स्टैंडर्ड है कि हमें 3 दिन के अंदर अंदर डिलीवरी करनी है अपने क्लाइंट्स तक, और 3 दिन से ऊपर अगर जाती है तो वो एक अच्छा स्टैंडर्ड नहीं माना जाता, हमारे स्टैंडर्ड के अगेंस्ट है। ओके, सो अब हमारे पास रिक्वायरमेंट आई है कि कितनी ऐसी ट्रांजेक्शन है जो 3 दिन से ऊपर जिन्होंने टाइम लिया है, ठीक है ना, जो कि हमारे स्टैंडर्ड से बाहर थी, हमें उस नंबर्स ऑफ ट्रांजेक्शन देखनी है। सो अगेन विल गो ऑन आवर फ्रंट एंड। सबसे पहले हम लोग डेट्स ही को यहाँ पे ले लेते हैं मैट्रिक्स के अंदर, डेट्स के बेस पे हमें दिखाना ज्यादा बेहतर रहेगा, और टोटल ट्रांजेक्शन ऐड कर लेते हैं। सो टोटल ट्रांजेक्शन ये है मंथली। अब हमें ये देखना है कि एक मंथ के अंदर कितनी ऐसी ट्रांजेक्शन है जो कि 3 दिन से ज्यादा इन्होंने टाइम लिया है क्लाइंट्स तक पहुंचने में, राइट। सो लेट्स ऐड अ न्यू मेजर। इसमें भी हमें टारगेट करना है 3 दिन से ऊपर वाली ट्रांजेक्शन्स को। इस वक्त जो हमें ट्रांजेक्शन्स दिख रही है ना, वो हर महीने की सारी ट्रांजेक्शन्स दिखा रहे हैं। मैं आपको एक बार फिर समझा देता हूँ ये चीज, ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग खराब बिल्कुल ना हो। सो मैं फैक्ट टेबल पे आता हूँ। अब यहाँ पे डेट्स को निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। लेट से मैं पीछे आता हूँ वापस, और यहाँ से मैं ईयर में कन्वर्ट कर देता हूँ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कॉन्सेप्ट्स। ओके, सो टोटल ट्रांजेक्शंस, सो आप देख सकते हैं 2018 में जो टोटल ट्रांजेक्शन हुई है वो लगभग 9,000 हुई है। सो ये 9,000 की कैलकुलेशन हुई कैसे, बैकएंड पे पावर बीआई गया, पावर बीआई ने यहाँ पे हमारे पास जो ईयर का कॉलम था जो कि मैंने बनाया हुआ था, इसमें इसने 2018 को सिलेक्ट किया, पहला फिल्टर कॉन्टेक्स्ट ऐड किया, और उसके बाद हमने क्या कहा था, काउंट करने को कहा था क्वांटिटी सोल्ड, क्वांटिटी वाले कॉलम को, राइट। आप लोगों को याद होगा हमने काउंट करने को कहा था क्वांटिटी वाले कॉलम को। तो ये यहाँ पे आया, इसने यहाँ पे इसे काउंट कर दिया,
और काउंट में आप देख सकते हो कि आंसर यही आ रहा है 8998, ये आंसर हमारे पास आ रहा है। अब इसमें इस वक्त है ना सारी की सारी रॉस इंक्लूडेड है, जिसमें ड्यूरेशन 0 से लेकर 7 तक है। अब हम क्या चाह रहे हैं पर्सनली, कि हमें सिर्फ देखनी है वो वाली ट्रांजेक्शन जिसमें दिन 3 से ऊपर हो, मतलब 4, 5, 6 और 7, राइट। सो ओके, तो हमारी जो ट्रांजेक्शन है जिन्होंने 3 दिन से ऊपर लिया है, वो टोटल ट्रांजेक्शन कितनी बन रही है, 6000 बन रही है, जिसने 3 दिन से ऊपर लिया है। अब ये 6000 वाला नंबर हम लोग चाह रहे हैं कि डायनामिकली आ जाए और हमें हर महीने का, हर साल का पता चले। इस वक्त तो सिर्फ हम 2018 का देख रहे हैं ना, हमारे पास हर ईयर का नंबर आ जाए ये वाला। सो आप लोग ये वाला नंबर याद रखना, 6096 आंसर आने वाला है हमारा। तो ये आपको आगे चल के ना चेक करने में भी आसानी है। सो हम लोग यहाँ पे आते, हम लोग यहाँ पे एक मैट्रिक्स बनाते हैं जिसमें हम लोग बोलते हैं डिलीवरी, लेट डिलीवरी कहते हैं, लेट डिलीवरी ट्रांजैक्शंस इज इक्वल्स टू कैलकुलेट, एक्सप्रेशन में क्या आएगा, रेवेन्यू आएगा ना, नहीं रेवेन्यू नहीं आएगा, ट्रांजैक्शंस आएगा। ओके, क्योंकि हम लोग ट्रांजैक्शंस देखना चाह रहे हैं कि कितनी ट्रांजैक्शंस 3 दिन से ऊपर जिनको टाइम लगा है। सो ट्रांजैक्शंस, और यहाँ पे हमें ट्रांजेक्शन, अच्छा मेरे पास है ना नॉर्मली मैं जब भी काम करता हूँ ना, बच्चों के सवाल ये भी आते हैं कि सर हम क्या ये ट्रांजेक्शन का देख रहे हैं, लेट से हमें ये भी देखना है कि कितनी है रेवेन्यू, कितना जनरेट हुआ है जिन्होंने 3 दिन से मतलब ऊपर जो लेट जो डिलीवरीज हुई ना, जिसमें 3 दिन से ज्यादा लगे, उसका रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ है वो भी हम लोग देखना चाह रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उसका। तो क्या उसके लिए हमें अलग से एक और मेजर बनाना पड़ेगा जिसका हमें नाम देना पड़ेगा लेट डिलीवरी रेवेन्यू? तो हाँ, इसका जवाब है हाँ। आपको यहाँ पे टोटल ट्रांजेक्शन्स का बनाया हुआ है, तो आपको रेवेन्यू का अलग बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट का अलग बनाना पड़ेगा। मतलब आप जो भी कॉन्टेक्स्ट देखना चाह रहे हो ना, जो भी मेजर को मैनिपुलेट करना चाह रहे हो अलग कॉन्टेक्स्ट के लिए, तो उसको आपको यहाँ पे एक एक करके बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप लोग ये यूज कर सकते हो कि आप लोग पैरामीटर्स का या फिर टेबल्स का और ना सिलेक्टेड वैल्यूज का यूज कर सकते हो। ऑब्वियसली वो थोड़ा सा एडवांस लेवल पे आप लोग सीखोगे अभी। अभी फिलहाल आप लोगों को ये समझ के चलो कि आपको सबके लिए अलग अलग बनाने पड़ेंगे, अगर आप लोग सब कुछ अलग अलग देखना चाह रहे हो। ओके, रेवेन्यू देखना है रेवेन्यू का अलग बनाओ, प्रॉफिट देखना है प्रॉफिट अलग बनाओ, जो देखना है उसके लिए अलग अलग बनाने पड़ेंगे, सिंपल सी बात है। यहाँ पे हमें फिल्टर क्या देना है कि जिसमें हमारा जो ड्यूरेशन वाला जो कॉलम था वो ग्रेटर देन हो। अब देखो यहाँ पे मैंने ग्रेटर देन का सिंबल इस्तेमाल किया है। आपको कोई ना कोई बुलियन लॉजिक इस्तेमाल करना है। बुलियन लॉजिक क्या क्या होते हैं आपके, इस इक्वल्स टू वाला, नॉट इक्वल्स टू वाला, आपका नॉट इक्वल्स टू वाला साइन ये होता है। ओके, या फिर आप है ना लेस देन इक्वल्स टू वाला साइन भी इस्तेमाल कर सकते हो, मोर देन इक्वल्स वाला साइन भी इस्तेमाल कर सकते हो। कोई ना कोई बुलियन लॉजिक आपको यहाँ देना है जिसके बेस पे पावर बी आई इवेल्युएट कर सके रिजल्ट्स को। ओके, कि ये वाला 6 दिन से 4 दिन 3 दिन से ऊपर है कि नहीं, ये वाला 3 दिन से ऊपर है कि नहीं, इवेल्युएशन कुछ तरीके से समझानी है। अब यहाँ पे मैं 2 तरीके से समझा सकता हूँ ड्यूरेशन वाले मामला को, कि वो वाले ड्यूरेशन मुझे देखना है जिसमें ड्यूरेशन 3 दिन से ज्यादा का हो, मोर देन 3, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि मोर देन इक्वल्स टू 4। ठीक है, 4 या उससे ज्यादा, या फिर 3 से ज्यादा, बात एक ही बन जाती है। आपको बस समझाना आना चाहिए कि आप किस तरीके से समझा रहे हो। सो मैं मोर देन 3 लिख देता हूँ, बात एक ही है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, और यहाँ मेरा मेजर बन चुका है। मैं इसे यहाँ पे ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसे फॉर्मेट कर देता हूँ। आप देख सकते हो कि आंसर यही आ रहा है जो हमने पीछे देखा था, 6096, यही आंसर आ रहा है। अब हम इसकी परसेंटेज भी निकाल लेते हैं। सो परसेंटेज के लिए काम करता हूँ मैं, अब नया मेजर नहीं बनाता, मैं इसी को रीनेम कर देता हूँ परसेंटेज ऑफ लेट डिलीवरी ट्रांजेक्शन। और इसमें मैं करता ये हूँ कि मैं इसे वेरिएबल में कन्वर्ट कर देता हूँ और लिख देता हूँ लेट डी डिलीवरी ट्रांजेक्शन, लेट से LDT इज इक्वल्स टू, और रिटर्न में मुझे क्या चाहिए, मुझे रिटर्न में चाहिए डिवाइड लेट DT। मैं इस नंबर जो अभी हमने निकाला इसे मैं डिवाइड करना चाह रहा हूँ किससे, टोटल ट्रांजेक्शन से। सो 6000 डिवाइडेड बाय 8998, तो मेरे पास परसेंटेज आ जाएगी, एंड सो ऑन सबकी परसेंटेजेस आ जाएगी। सब ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे ये नंबर्स में मैं इसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर देता हूँ और 2 डेसिमल्स में रखता हूँ इसे। सो लगभग अगर हम देखें तो लगभग हर साल 70% तक हमारी जो ट्रांजेक्शन है वो लेट ही डिलीवर हो रही है। ओके,
और 70% तक हमारी ट्रांजेक्शन लेट डिलीवर्ड हो रही है, 30% सिर्फ ऑन टाइम डिलीवर्ड हो जाती है। मे बी वो शायद हाई ऑर्डर प्रायोरिटी की होगी या कोई ना कोई उसमें रीजन होगा जल्दी डिलीवर होने का। बट नॉर्मली हम लोग डिलीवरी में लेट कर जाते हैं। हमें अपना शिपिंग कार्गो वगैरह जो भी हम करते हैं, हमें उसमें थोड़ी बेहतरी लाने की जरूरत है, ताकि हम लोग अच्छे डिलीवरी ऑन टाइम कर सके और इससे हमारा जो कंपनी का जो मार्जिन है, जो प्रॉफिट्स है, जो एक वैल्यूएशन है, वो ज्यादा बेहतर हो सके, कंपनी के लिए एक अच्छी लोगों की वो बने, इमेज बने। ठीक है, ये सारी कंपनी को आपको समझाना पड़ता है चीजें, एनालिसिस बताते वक्त, ओके ना। तो आपने थोड़ा सा बोलना भी पड़ता है, सिर्फ नंबर सिखाने से कुछ नहीं होता, आपको नंबर्स के साथ साथ थोड़ी सी एक्सप्लेनेशंस भी देनी पड़ती है। So this was the calculate function. This is the most used Power BI function. इससे ज्यादा कोई फंक्शन यूज नहीं होता, इसके बिना कोई काम भी नहीं होता। ठीक है, तो आप लोगों को ये फंक्शन लाजमी सीखना पड़ेगा। मैंने आपको बहुत ज्यादा चीजें इसमें समझाने की आज कोशिश की है, ताकि आप लोग अच्छी से अच्छी इसकी प्रैक्टिस करो और आप लोग इसमें एक्सपर्ट बन सको। ठीक है, सो दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू गाइस लाइक इट। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि अगली बार जब मैं ऐसी वीडियोस और बनाऊं तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे।